नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे एग्ज़ाम का गुरु में। और दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के क्रम में जहां इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट होगा, तो उसी के क्रम में हम लोग जो है ये सब विषयों में विस्तार से जानेंगे। और आज जो मैंने टॉपिक शुरू किया है वो है ज्योग्राफी, भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल विषय को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इतिहास और फिर पॉलिटी, इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी गलत ना। किसी भी चीज़ों को हम जब पढ़ते हैं तो एक क्रम होता है। क्रम जैसे कि अगर गिनती शुरू करते हैं तो 0 के बाद 1 2 3 4, आप डायरेक्ट 10 पर और 100 पर नहीं पहुंचते। उसी प्रकार से हम लोग विषय में भी क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो इस भूगोल विषय में हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या लोगों के सिद्धांत थे, क्या लोगों की कल्पनाएँ थी, उन पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड मतलब एक हमारा पूरा जो जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं, चाहे वो तारे हों, चाहे वो ग्रह हों, उपग्रह हों, जहाँ तक हमारे निगाहें जाती हैं वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो सब विश्व में है। और उसी ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड में ही हम लोग सौरमंडल हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, जो ग्रह हैं, अलग अलग आकाश गंगाएँ हैं, उनके बारे में विस्तार समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में काफ़ी सारे लोगों ने सिद्धांत दिए, जैसे कि निहारिका परिकल्पनाएँ दी, लाप्लास की परिकल्पनाएँ थी। लेकिन इन सब जो भूगोलवेत्ता थे, उन सब भूगोलवेत्ता में जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता सामने आए वो थे जॉर्ज लेमेंतियर बेल्जियम के निवासी थे। और उन्होंने सन 1917 में इस सिद्धांत को पता लगाया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। और उस विस्तार होने के सिद्धांत को उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया, मतलब कि महाविस्फोटी सिद्धांत। तो महाविस्फोटी सिद्धांत क्या है समझते हैं। जिस तरीके से एक पृथ्वी होती है और मतलब एक गोला होता है, तो उन्होंने कहा कि पहले एक पिंड था और वो पिंड का घनत्व तो इतना ज़्यादा धीमे धीमे कम होता चला गया कि उसका संकुचन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। और इसी संकुचन के फलस्वरूप इसमें एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ तो ये बहुत सारे असंख्य तारे जो है यहाँ इस तरीके से फैल गए, जो कि आज भी इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये जॉर्ज लेमेंथियर की थ्योरी थी, जिसको बिग बैंग नाम दिया गया। अच्छा, एक बात और दोस्तों, मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसी से संबंधित तथ्यों को सामने पेश करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, ना कि हम लोगों को PhD करनी है। तो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं जॉर्ज लेमेंथियर, और जो बेल्जियम के निवासी थे, इनकी थ्योरी थी बिग बैंग की थ्योरी थी। और इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो है निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक, ब्रह्मांड में ही जो आकाश गंगाएं हैं, तो आकाश गंगा क्या है उसके बारे में समझेंगे। आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। असंख्य तारों का समूह, तारा मतलब क्या, तारा हमारा अगर हमारे सौरमंडल की बात की जाए तो हमारा सूर्य एक तारा है। तारे वे होते हैं जिनमें अपनी खुद की एनर्जी, खुद का प्रकाश होता है, वे तारे होते हैं। तो आकाश गंगा आपका असंख्य तारों का समूह है। लगभग कहा जाता है अप्रॉक्सीमेट कि 100 अरबों का जो ग्रुप होता है वो आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा में क्या क्या है, आकाश गंगा में तारे हैं, गैस हैं, धूल है, वायु है, इन सब के जो कण हमको दिखते हैं वो आकाश गंगा है। आकाश गंगा का विस्तार बहुत बहुत ज़्यादा है, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और जितनी भी ये थ्योरी आप पढ़ेंगे वो सभी कल्पना के बेस्ड हैं। इसका सच्चाई से कोई वास्तविक रिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग इन पर रिसर्च किए थे, तो इसलिए हम लोग इनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और इसके बारे में किसी को आज तक कोई जानकारी नहीं है। आकाशगंगा अरबों तारों का समूह होता है। ये तारों, गैस, धूल और कण के समूह से मिलकर बनते हैं। इन आकाश गंगाओं में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, लेकिन जो हमारा सौरमंडल, हमारी पृथ्वी है, वो किस आकाश गंगा के अंतर्गत आती है, वो आती है आपकी दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे कभी आपने रात को सोते समय देखा होगा, तो हम लोगों को धूल मतलब आकाश में जैसे कि सफ़ेद बादलों की तरह एक बहुत बड़ा एरिया दिखता है, वो आपका पूरा मिल्की वे है। मिल्की वे ही के अंतर्गत सप्तऋषि तारों का समूह, बहुत सारे तारे आते हैं। तो मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है वो आपकी है एड्रोमेडा। मिल्की वे से सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है, जिसको एड्रोमेडा कहा।
ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला हमारे मिल्की वे, हमारी हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसमें जो सबसे चमकीले तारों का समूह है वो आपका ओरियन नेबुला है। ठीक। और साइरस, देखिए अगर हम अपने सौरमंडल में आते हैं तो सौरमंडल में हमारा सूर्य मुख्य जो तारा है और उस तारे के चारों तरफ ग्रह और उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर सूर्य एक तारा है जो हमको सबसे प्रकाशवान दिखता है, तो बात होती है कि हमारे सौरमंडल के आसपास ऐसा कौन सा तारा है जो सबसे ज़्यादा प्रकाशवान है। तो सूर्य के नज़दीक एक तारा है, इसका नाम है साइरस। ये सबसे चमकीला तारा है और सूर्य इसके बाद क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक। साइरस, सूर्य। ठीक। इसका सबसे नज़दीक तारा, अच्छा सूर्य का ये तो हो गई कि सूर्य से ज़्यादा चमकीला है, लेकिन सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? वो आपका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका जो है तारा है। देखिए एक चीज़ समझिए आप लोग, अगर बात करें मोटा मोटा ये समझिए कि ये मान लीजिए कि ये आपका है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है। ठीक। जैसे कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड होगा, ये आपका ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंदर आपका आकाशगंगा, और आकाशगंगा के अंदर आपका तारों का समूह, और तारों के अंदर जो है आपका जो है सौरमंडल। इस तरीके से क्रम है कि ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर जो है तारों का समूह जो होता है। ठीक। इसमें देखिए ब्रह्मांड की दूरी अगर हम नापने का पैमाना कहें तो एक टर्म यूज होता है प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी जो होती है वो आपकी प्रकाश वर्ष होती है। एक प्रकाश वर्ष आपका होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है। ठीक। ये कोई टाइम का मात्रक नहीं है कि वह प्रकाश वर्ष है तो टाइम होगा। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। और इसकी जो हम लोग के जो ब्रह्मांड में चीज़ें व्याप्त हैं, इनकी खोज किस प्रकार से की गई, ये कल्पनाएं किस तरीके से विकसित की गई। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे 1609 में गैलीलियो एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की, दूरबीन की, और दूरबीन से इन्होंने पता लगाया कि कौन तारे कहाँ विराजमान हैं और किस तारे की कौन से ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, और अगर हमारा ग्रह जहाँ है उसकी परिक्रमा कौन कर रहा है। इस तरीके से ग्रह उपग्रह तारों की जो विशेषताएं थी, जो दूरी थी, वो गैलीलियो के दूरबीन की मदद से ही पूरी हो सकी। अगर हम बात करें तो हमारा जो सौरमंडल है, देखिए मुख्य है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में जो हमारा मुख्य है वो है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हमारे वो आपके परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक। सौरमंडल में हमारे कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन सन 2006 में जब जो उन लोगों की बैठक होती है, जो इसके भूगोलवेत्ता होते हैं, उन लोगों की बैठक में जो प्लूटो था, प्लूटो ने जो इसकी सिद्धांत होता है, ग्रहों का सिद्धांत जो होता है, उस सिद्धांत के आधार पर प्लूटो को उन्होंने बाहर कर दिया। क्योंकि प्लूटो क्या कर रहा था, जैसे और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, वो प्लूटो जो है कभी कभी इनकी कक्षाओं को काट दिया करता था। इसके कारण प्लूटो को बाहर निकाल दिया ग्रह की श्रेणी से और उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक। तो हमारे कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य हमारा मेन फोकस है। और देखिए सबसे पहले चीज़ें क्या है कि जब ये दूरबीन नहीं थी तो लोगों का ये मत था कि चूँकि पृथ्वी ही मुख्य थी, पृथ्वी पर ही जीवन था, और चूँकि हम लोगों के पास विचारधाराएँ थी, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को कहा कि पृथ्वी ही सबकी धुरी का केंद्र है और सारे जो ग्रह उपग्रह हैं वो पृथ्वी के ही परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो गैलीलियो की जो दूरबीन थी उसकी मदद से सब सही हो पाया कि नहीं, पृथ्वी भी एक सूर्य तारे की परिक्रमा कर रहा है, मतलब कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सब ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक। देखिए सूर्य में जो एनर्जी होती है, सूर्य की जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इसमें हाइड्रोजन पाता है, और हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किसकी? नाभिकीय
संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण बहुत ही एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से ही सूर्य हम लोगों को प्रकाश दे रहा है। और देखिए ये एनर्जी जो है, जो नाभिकीय संलयन से जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी का क्रम लगातार कम होता जा रहा है। और जब किसी तारे में, देखिए तारे की जो चमक होती है, जब से हम लोग यहाँ से देखते हैं कोई तारा बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, कुछ तारे बहुत कम चमकते दिखाई देते हैं। कुछ तारे अगर आप लोग दूरबीन से कभी टेलीस्कोप से देखे होंगे तो कुछ तारे हल्के से लाल दिखाई देते हैं, कुछ बहुत नीले दिखाई देते हैं। आखिर ये रंगों की बात क्या है? देखिए रंग से ही हम उस तारे की जो अवधि होती है कि उसकी जीवन अवधि कितनी चलेगी, उस तारे की जीवन अवधि हम लोग उस रंग के आधार पर बता सकते हैं। अगर सूर्य का रंग नीला है, ब्लू है, इसका मतलब वो उसका अभी शुरुआत है, मतलब उसके अंदर काफ़ी गर्मी है और वो अभी शुरुआती अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे ही ये नीला रंग पीले में चेंज होगा और पीला रंग आपका लाल में चेंज होगा, तो ये इसकी जीवन अवधि को घटाते हैं। और अगर कोई तारा लाल दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड जॉइंट, ठीक, लाल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तारा अपनी अंतिम अवस्था में है और देखिए जैसे कोई तारा है, ये आपका तारा है, मान लीजिए तारा है आपका, ये तारा अगर आपका बड़ा है तो देखिए एक उल्टा रिलेशन होता है। अगर तारा नीला है तो वो छोटा होगा और अगर तारा लाल है तो वो बड़ा होगा। अगर कोई तारा आपको बहुत बड़ा दिखाई दे और लाल दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि उस तारे की आयु सीमा है वो बहुत ही कम रह चुकी है। और जब तारा धीमे धीमे ऐसे प्रसार होता है इस तारे का, वो तारा और बड़ा होता जाता है, तो धीमे धीमे वो जो है उसका विखंडन हो जाता है। और उस विखंडन में जो हमको कण मिलते हैं, अगर उन कणों का द्रव्यमान, उन जो तारा था जो शुरुआती अवस्था में था नीले से लेके, जब वो लाल दानव का रूप लेता है, लाल दानव बोलते हैं उसको, तो जब वो लास्ट में टूटता है तो उसके जो कण होते हैं, अगर उसके कण 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से, जो सूर्य तारा है उसके द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना से कम रहता है तो वो सफ़ेद दानव का रूप धारण कर लेता है, उसे बोलते हैं वाइट डॉर्फ, ठीक। और वाइट डॉर्फ एक समय बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यही अगर 1.44 गुना अगर सूर्य से अधिक है ये, ठीक, अगर ये सूर्य से अधिक होता है 1.44 गुना, तो वो एक न्यूट्रॉनों तारों के रूप में आगे आता है। और न्यूट्रॉन तारे जो है एक समय बाद इनका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि ये एक ब्लैक होल का रूप धारण करते हैं। ब्लैक होल एक टर्म है जो कि न्यूट्रॉनों तारों के ही परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसमें ये कहा जाता है कि इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको भी वो अपने अंदर खींच लेता है। इसका मतलब वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ कोई भी चीज़ आएगी तो वो उसको अपने अंदर समा लेगा, उसको ब्लैक होल कहते हैं। जो कि वैज्ञानिक अभी भी इस ब्लैक होल पर काम कर रहे हैं। इस तरीके से आपने समझा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश गंगा क्या है, और आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा कौन सी है, हमारी आकाश गंगा के नज़दीक सबसे आकाश गंगा कौन है, और हमारी आकाश गंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह कौन सा है, ठीक। साइरस जो कि सूर्य से चमकीला है, ये और इसके सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड की दूरी आपने समझा कि प्रकाश वर्ष में मापी जाती है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर की जो दूरी होती है। और इसका पता 1609 में गैलीलियो ने लगाया था। इस तरीके से हमने समझा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हमने जब समझा तो ये हमने समझा कि जो तारा है, तारे में किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो तारे के प्रकाश क्रम में हमने समझा कि तारे में जो एनर्जी आ रही है वो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के फलस्वरूप जो नाभिकीय संलयन की न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया के माध्यम से हमको एनर्जी मिल रही है। और ये प्रक्रिया जिस दिन ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी उस दिन तारों का रंग और तारों का जो आकार होता है वो दोनों बदलने लगते हैं और धीमे धीमे तारों की भी मृत्यु होती है। सूर्य का मानना है कि सूर्य हमारा जो है 5 अरब वर्ष पूर्व एक तारा था, जन्मा तारा था, जिसका अभी समय है और काफ़ी टाइम चलेगा। और
इसमें नाभिक की संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और आपने समझा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या होता है? जब कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से अधिक हो जाता है वो ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है, जिसको न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इस तरीके से आपने भूगोल का एक पार्ट समझा। और अब हम बात करेंगे हमारे अपने सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में सूर्य की बात हो चुकी थी, ठीक। सूर्य के ही चारों तरफ जो ऐसे इस पर्यावलाकार में जो है ग्रह सूर्य का परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में जो 4 ग्रह हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह इनका घनत्व अधिक है और ये कठोर चट्टानों से बने हैं, ठीक। ये कठोर चट्टानों से बने हैं, इसलिए इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह और इसी प्रकार से कुछ जो तारे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रहों का घनत्व बहुत कम है। कारण क्या है? ये गैसों, छोटे छोटे कणों, ठीक, गैसों से और छोटे कणों से, वायु से, इस तरीके से बने हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही हल्के ग्रह हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है ये भी कि यदि आप उस ग्रह को उठाना चाहें तो आप भी उस ग्रह को उठा सकते हैं, भले कितना बड़ा हो। तो इस प्रकार से, और इस कारण इसको जो है बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है, बाह्य ग्रह। और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके बीच में जो आप पट्टी देखो, इस पट्टी में आपके जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, ठीक। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे चट्टानों के पत्थर, चट्टानों के अवशेष जो होते हैं वो इस कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। देखिए जो सूर्य है, ठीक, सूर्य, और सूर्य के सबसे नज़दीक है आपका बुध, जहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। इस कारण से यहाँ दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। मतलब कि दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ जीवन न के बराबर है। और बुध चूँकि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रकाश और सबसे जल्दी जो इसका परिक्रमा है बुध लगा लेता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ये हमने बात किया बुध के बारे में। दूसरा बात करते हैं शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। देखिए बुध और शुक्र, हमारे सौरमंडल में 2 ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र, और ये पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के समान इसका आकार भी है, आकार बहुत अंतर नहीं, समान आकार है। और इसलिए इसको जो है पृथ्वी की बहन के रूप में संज्ञा दी जाती है। और चूँकि शुक्र मॉर्निंग टाइम में शुक्र तारा आपको दिखता है पूरब साइड में, और शाम को जिधर अस्त होता है आपका सूर्य, उस साइड आपको शाम को शुक्र दिखता है। तो सुबह भी दिखता है चमकीला तारा और शाम को भी दिखता है, इसलिए इसके लिए इसको एक तो कहते हैं भोर का तारा और इसको बोलते हैं सांझ का तारा, ठीक। और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। देखिए शुक्र की जो परिक्रमा होती है, शुक्र जो परिक्रमा करता है सूर्य की, तो वो जो है पूरब से पश्चिम करता है, पूरब से पश्चिम। देखिए शुक्र और अरुण ये जो 2 ग्रह हैं ये पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। और जो 6 अन्य ग्रह हैं बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण, ये पश्चिम से पूरब परिक्रमा करते हैं, ठीक। तो पूरब से पश्चिम परिक्रमा कौन करता है? शुक्र और अरुण, ठीक। बुध, शुक्र।
अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल पर हमने मंगलयान भेजा। मंगल पर लोगों ने खोज के लिए अनेक देशों के द्वारा कुछ मिशन हमेशा भेजे जाते रहे हैं, क्योंकि मंगल पर लोगों का ऐसा मानना है कि मंगल पर जीवन की कुछ संभावनाएं हैं। कुछ उपग्रहों, कुछ सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ जीवन की संभावना के जो बात कही जा रही है, वो उसके कारण सिर्फ वहाँ जो वायुमंडल में कुछ नमी प्राप्त होती है और कुछ वायुमंडल पृथ्वी की तरह पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से वहाँ की मिट्टियों का जब लोगों ने उस पर रिसर्च किया तो पाया कि मंगल पर भी जीवन की संभावनाएं हैं, और इसी कारण मंगल मिशन हम लोगों का भेजा जाता रहा है और अभी तक इस पर खोज जारी है। लेकिन मंगल जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो मंगल जो है लाल दिखाई देता है, और मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ जो है लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस कारण से मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है आपका डिमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है आपका फोबोस और एक है आपका डिमोस। डिमोस जो डिमोस उपग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल में जो पूरे 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के जो जितने उपग्रह हैं, उन सारे उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का है, जो कि है डिमोस। तो आपने जाना बुध, शुक्र और मंगल के बारे में। अब आगे समझते हैं बृहस्पति। ठीक, बृहस्पति देखिए, बृहस्पति क्या है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है, और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। सबसे ज़्यादा, और इसका ये उपग्रह है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। लगभग 80 से 82 के आसपास अभी इस पर खोज रिसर्च जारी है, लेकिन वर्तमान में भी आपका बृहस्पति शनि से पहले बना हुआ है। लगभग काफ़ी 80 से 82 यहाँ पे जो है उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेड जो उपग्रह है ये सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। जिस प्रकार से मंगल का डिमोस सबसे छोटा था, ऐसे ही बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, बात करते हैं शनि की। देखिए, ये सब इसकी विशेषताएं हैं, और जो विशेषताएं प्रश्नों के रूप में हमारे सामने बार बार आते हैं, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित मैं आपसे ये टॉपिक पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं मारने की आवश्यकता है। जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आप उसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए बस, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शनि के अंदर एक खास बात यह है कि शनि के अंदर, जैसे कि ये शनि है, शनि के अंदर इस प्रकार से ये एक चारों तरफ मतलब गोले, एक छल्ला की तरह बना हुआ है। छल्ला, जैसे कि आप देखते हैं एक गोला है, गोले के चारों छल्ला मान लीजिए, तो ये छल्ला क्या है? छल्ला वहाँ की जो वायुमंडल है, वायु है, वो वायु के रूप में वो चारों तरफ आ गया है, जिससे ये एक प्रकार से छल्ले का रूप लिया हुआ है। तो इसके चारों तरफ हमको वलय आकार दिखता है, जिसे हम छल्ला कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि शनि के अंतर्गत आता है। और शनि का एक उपग्रह है टाइटन। कभी कभी पूछ जाता है कि दे देता है कि टाइटन इनमें से किन ग्रहों का उपग्रह है, तो टाइटन आपका शनि का उपग्रह है, और शनि में कुछ खास नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आपका है अरुण और आपका है वरुण। देखिए, अरुण में जैसा मैंने बताया कि एक शुक्र और एक अरुण, इन दोनों की परिक्रमा का पथ सेम है, जो कि है आपका ईस्ट से वेस्ट। ठीक, ईस्ट से वेस्ट। और यहाँ अधिकतर अरुण में क्या है कि मीथेन गैस की प्रमुखता है। इस कारण कभी कभी हम लोग इस ग्रह को हरे ग्रह की संज्ञा देते हैं, क्योंकि मीथेन का रंग जो होता है वो हरा होता है, और मीथेन गैस के कारण अरुण जो है हरा रंग का दिखाई देता है। तो आपने समझा कि अरुण का विशेषता सिर्फ यही 2 चीज़ है, और वरुण की कोई खास विशेषता नहीं है। बस विशेषता यह है कि वरुण सबसे दूर ग्रह है। मतलब कि सूर्य से सबसे नज़दीक अगर बुध है, तो वहीं सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है सौरमंडल का, वो आपका वरुण है। तो इस तरीके से आपने सूर्य के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की।
देखिए पृथ्वी को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि पृथ्वी की खास विशेषता है, और हम लोग जो ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की जानकारी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी की जानकारी में पृथ्वी में वायुमंडल कैसा है, पृथ्वी किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम बात करते हैं अपने अर्थ की। पृथ्वी जहाँ जीवन है, एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है। ठीक, दूसरा, और पृथ्वी की विशेषता क्या है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में करती है, और ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। देखिए ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ इस तरीके से झुकी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। और जैसा कि आप लोग देखते होंगे, आपने अगर देखा होगा किसी भी ऑफिस में, देखिए ग्लोब रखा रहता है, और ग्लोब हमेशा टेढ़ा ही रखा होता है, इस तरीके से ग्लोब रखा होता है। तो आपने कभी सोचा कि ये ग्लोब टेढ़ा क्यों रखा है? ये टेढ़ा इसलिए रखा है क्योंकि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, जिस कारण से पृथ्वी, देखिए इस तरीके से आप समझिए, ये जो है पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। ठीक, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और इस तरीके से अपने अक्ष पर जो घूम रही है, ये इसका अक्ष है, अपने अक्ष पर जो घूम रही है वो अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। और जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसी अक्ष के कारण रात और दिन होते हैं। ठीक, अपने अक्ष के साथ साथ घूमते घूमते, वो मान लीजिए ये सूर्य है, और इस तरीके से ये घूम घूम के जो है, इस तरीके से घूम घूम के परिक्रमा करती है। तो जो परिक्रमा जो करती है इस तरीके से, वो आपका 365 डे में करती है। और जो परिक्रमा करती है, इस कारण से ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, वो आपका इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। तो दिन और रात की बात हो तो अपने अक्ष पर जो घूमती है 24 आवर्स में, उसका दिन और रात होते हैं। और सूर्य का जब चक्कर एक पूरा करती है तो उसमें 4 ऋतुएं आती हैं। ठीक, लोग कहते हैं कि अगर पृथ्वी अपना घूर्णन करना बंद कर दे अगर, तो क्या होगा? देखिए पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन अगर यही घूर्णन करना बंद कर दे और स्टेबल होकर इस तरीके से घूमे, तो जो इसका जो इधर वाला पार्ट है वो इधर सिर्फ सूर्य की रोशनी पड़ेगी, और इधर हमेशा जो है अंधेरा रहेगा, और इधर हमेशा कुल मिला के एक साइड हमेशा प्रकाश और एक साइड हमेशा अंधेरा। तो अगर पृथ्वी नहीं चक्कर लगाएगी तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो ये अर्थ है, अर्थ की विशेषता, और अर्थ में ही अब हम एंट्री करेंगे और ज्योग्राफी में समझेंगे कि पृथ्वी में कौन कौन से, कहाँ कहाँ, किस तरीके से, क्योंकि इस अर्थ में ही हमारा कहीं भारत है। ठीक, तो इस भारत के बारे में जाने को हम लोग जो है शुरू करेंगे विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में हम सारे विश्वों के महाद्वीपों के बारे में समझेंगे। क्योंकि मेरा भूगोल का पहला टॉपिक था और मेरा पहला विषय था, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने में थोड़ी असुविधा हो रही है और समझाने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन धीमे धीमे प्रयास करूँगा कि चीज़ों को मैं बेहतर कर सकूँ और आपको स्पष्ट और क्लियर समझ में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई पॉइंट ऐसा छोड़ना नहीं चाहता जिससे कि आपका प्रश्न आपकी परीक्षा में वो ना मिले। जो भी आप पढ़ें उससे आपको प्रश्न आपको देखने को मिले, और चूँकि पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर भी आएगा। और बस यही चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, एग्ज़ाम में आपका जीएस का जो पार्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जीएस के पार्ट में मैं आपको भूगोल करा रहा हूँ। और आने वाले समय में कुछ टीचरों के माध्यम से मैं पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी जो भी चीज़ें हैं, जो हालांकि विशेषताएं मेरे अंदर भी इन चीज़ों को पढ़ाने की हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि जो कुछ इस विषय के स्पेशलिस्ट हों वो इन चीज़ों का आपके सामने मार्गदर्शन करें, जिससे कि कोई भी चीज़ें आपकी छूटे ना। तो भूगोल क्रम में मैंने आज आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।